हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आपकी नीट की जो प्रिपरेशन है, नीट 2023 की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। और आप मेहनत मन लगा के पढ़ रहे हो, मेहनत करके पढ़ रहे हो तो बेटा सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, उस चीज की बिल्कुल टेंशन मत लो कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी बहुत क्रिटिकल टाइम है। इस टाइम पे अगर आप इन सब चीजों में आएंगे, स्ट्रेस में पड़ जाएंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो जितनी भी मेहनत कर रहे हो, अपना हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क सब करते रहो। और फेथ रखो, गॉड में फेथ रखो कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो बेटा सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है। तो इसी कंटेक्स्ट में ना, कि अभी आपका देखो सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा, आपने सारे टॉपिक, सारे जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं सब कुछ रिवाइज कर लिए होंगे। तो जैसे आपने रीडिंग लगाई है ना, उस उतना ही इंपॉर्टेंट बेटा, या उससे भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। बिकॉज अगर आप सिर्फ सिर्फ पढ़ते रहेंगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो आपको आइडिया ही नहीं होगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं नीट के अंदर और हमें क्या करना है अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया तो उसी कंटेक्स्ट में मैं आपके लिए जितने भी अपने लास्ट 5 इयर्स के, 4 इयर्स के पेपर है ना, वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस तरह की लैंग्वेज वो यूज करते हैं, एनसीईआरटी में क्या लैंग्वेज है, क्वेश्चन में कैसी लैंग्वेज आती है, क्या सेम लैंग्वेज आती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमें इस वीडियो से सीखने को मिलेगी आज। क्या पता कोई ऐसा टॉपिक आपको आज टकरा जाए जो आप एनसीईआरटी से हमेशा स्किप करते आए हैं या आपको समझ नहीं आता और उसी से नीट में क्वेश्चन आते हैं। समझ रहे हो। तो ये वीडियो जो है, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा लास्ट ईयर की जो नीट 2022 का पेपर जो था, उसमें बॉटनी वाला पार्ट में आज डिस्कस कर रही हूँ। कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। ओके, चलो। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। ये बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दे रखा है, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर डीएनए बैंड्स ऑन द जेल। तो आपको बेसिकली सबसे पहले ये देखना होता है क्वेश्चन में ना, हमेशा ये चेक करो इन्होंने क्या पूछा है, ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है, नॉट पूछा है, करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो ऑप्शन दे रखा है इसी में इन्होंने गलत बता रखा है। इन्होंने बोला प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो होता है, इट गिव्स ब्लू कलर बैंड ऑन दी जेल्स। नो, जो क्रोमोजेनिक है सबस्ट्रेट, वो थोड़ी ब्लू कलर देता है। ब्लू कलर तो हम जो उसमें डाई, ट्रैकिंग डाई यूज करते हैं उसकी वजह से होता है। सेकंड आपको दे रखा है, ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑन द डीएनए कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द जेल व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट। ये बिल्कुल सही है। क्रोमोजेनिक तो एक्चुअली ये है ना। द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूशन, बोलते हैं उसको, बिल्कुल सही है। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्टेन्ड बाय यूजिंग इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड जो होती है ये डाई है जिससे हम उसको स्टेन करते हैं, सो दैट वी कैन गेट फ्लोरोसेंस, वी कैन गेट कलर। ठीक है, तो इसका आंसर इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या समझ आया कि आपका ये क्वेश्चन कहां से बना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टॉपिक से। तो किसी भी स्टूडेंट ने अगर इस टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा है या इसको लेट गो कर दिया, स्किप कर दिया, तो प्लीज पढ़िए। नीट 2022 में पहला ही क्वेश्चन बायोलॉजी सेक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस पे था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दे रखी है। स्टेटमेंट वन इज, मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, स्टेटमेंट टू दे रखा है, 7 कैरेक्टर्स एग्जामिन बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट वर, कौन कौन से थे, सीड एंड सीड कलर एंड फ्लावर कलर। ठीक है, सीड शेप एंड कलर बोल सकते हो। फ्लावर कलर बिल्कुल ठीक है, पॉड शेप था, पॉड कलर था, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट। अब आपसे पूछा हुआ है दो स्टेटमेंट देके, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। तो पहला स्टेटमेंट है कि स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। ऐसा तो नहीं था, स्टेटमेंट टू तो इनकरेक्ट था, तो ये गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे पास जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों ही सही है। क्योंकि मेंडल ने ना पी पे काम किया था और फिर उन्होंने उसी के बाद तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था। और सेकंड स्टेटमेंट में इन्होंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं वही सारे कैरेक्टर्स लिए थे। तो जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ये है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट कोई भी नहीं है इसमें। थर्ड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, तो आपको यहां दे रखा है पोरफायरा विच इज ग्रीन रेड एल्गी, इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च ही होता है, रिजर्व फूड, बिल्कुल ठीक है। वॉलवर्क्स इज ग्रीन एल्गी, इसमें भी स्टार्च होता है, बिल्कुल ठीक है। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है, इसके अंदर जो पिगमेंट होता है वो फ्यूकोजेंथिन है, बिल्कुल ठीक है। एंड यूलोथ्रिक्स होता है बेटा ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी में मैनीटोल रिजर्व फूड नहीं है, ग्रीन एल्गी में तो स्टार्च एंड ऑयल रिजर्व फूड होते हैं। ठीक है ना, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो आंसर होगा इसका फोर्थ। तो यहां से आपको कहां से मिला क्वेश्चन, एल्गी वाले पार्ट से। तो प्लांट किंगडम में एल्गी वाले पार्ट को बिल्कुल अच्छे से, जो एनसीईआरटी में टेबल दे रखा है ना, जिसमें सारों के रिजर्व फूड है, सबके पिगमेंट्स है, वो जरूर करके आना। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन, ये क्वेश्चन नीट में ना आपको मैं बता देती हूँ रिपीट हो रखा है बहुत बार, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, मोस्ट रिपीटेड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर का टॉपिक है ये, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, सेम क्वेश्चन आता है हमेशा, लगभग ऑप्शंस भी थोड़े बहुत चेंज कर देते हैं और इसका आंसर हमेशा ग्रासहोपर होता है। तो आपने ग्रासहोपर में पढ़ा होगा XO XX टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, ठीक है, मतलब XO उसमें होती है फीमेल और XX होता है मेल। तो अगर आपसे अगली बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा कि XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन फीमेल ग्रासहोपर या मेल ग्रासहोपर, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। XO XX जो है ना दैट इज XO वाला फीमेल है और XX वाला मेल है, ठीक है, तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइजेस, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, कब बनता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल तब बनता है जिस टाइम पे क्रॉसिंग ओवर होने होती है, बिकॉज क्रॉसिंग ओवर की साइट क्या है, देखो सबसे पहले तो एक पॉइंट पे वो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होती है ना, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, वो मीट करती है, उसी को तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलेंगे, जहां वो मीट कर रही है वो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, उसी जगह पे क्रॉसिंग ओवर होगी, तो आंसर क्या बन जाएगा, साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स, उस पॉइंट को हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं। टर्मिनलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि टर्मिनलाइजेशन का मतलब होता है दोनों जो आपके क्रोमोसोम से नॉन सिस्टर क्रोमैटिड उनका सेपरेट होना। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, जो जाइगोटीन में उन दोनों को पास लेकर आता है, और बायवैलेंट भी वही है, जब होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आएंगे वो बायवैलेंट होता है। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, दैट इज साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन को हम ऑफ साइट कंजर्वेशन भी बोलते हैं। ऑफ साइट कंजर्वेशन का मतलब है कि उसके नेचुरल हैबिटाट से, ऑर्गेनिज्म को हम उसके नेचुरल हैबिटाट से अवे ले जाकर किसी मैन मेड हैबिटाट में प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। सो माइक्रो प्रोपगेशन जो है ये तो लेबोरेटरी के अंदर करा जाने वाला टिश्यू कल्चर का एक मेथड है, ये कैसा हो गया, लैब में हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो एक्स सीटू। क्रायो प्रिजर्वेशन जो होता है वो भी क्या है आपका, स्टोरेज करते हैं हम लोग लो टेम्परेचर देके लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस, दिस इज ऑल्सो मोड ऑफ, आप क्या बोल सकते हैं, एक्सी2 ही है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर करी जा रही है, तो वो भी कैसा हो गया, इन विट्रो हो गया। पर जो नेशनल पार्क है, आंसर होगा फोर्थ, नेशनल पार्क्स में हम एनिमल्स को, बर्ड्स को और जो भी अदर ऑर्गेनिजम्स है हम उनको उनके नेचुरल हैबिटाट में ही कंजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, हम उनको कहीं और मैन मेड एनवायरमेंट में नहीं लेके जाते। तो ये जितने भी हैं ये सब मैन मेड है, तो मैन मेड जो एनवायरमेंट होते हैं दे आर XC2। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था विच वन इज नॉट, तो नॉट में आ जाएगा नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है रिलेटेड टू पॉलिनेशन। फ्लावर्स प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड, ये बिल्कुल आप ये बोल सकते हैं सही है, फ्लाइज और बीटल वाले फ्लावर में फाउल ऑर्डर होता है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन से बेटा सारे क्वेश्चन आप देखोगे आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे, तो अभी भी टाइम है, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं टच करी है तो अभी भी टाइम है बेटा, आप एनसीईआरटी उठा लो और एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक शब्द को आप ना बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। Moth and butterflies are most dominant pollinating agent among insect, no, moth और butterfly नहीं है, bee जो है ना, bees they are the most dominant, एनसीईआरटी में गिवन है। Pollination by water is quite rare in flowering plants, बिल्कुल ठीक है, रेयर होती है, ज्यादा कॉमन नहीं है, it is limited to 30 genera only, सिर्फ 30 जेनरा में ये होती है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेशन, मोर कॉमन जो है एबायोटिक में वो विंड पॉलिनेशन ही है, तो हमें यहां बताना था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट है सेकंड वाला क्योंकि बाकी सब करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड इज फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 है, मीजोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट लैक रुबिस्को एंजाइम, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है क्योंकि मीजोफिल सेल्स में मिलती है आपको पेप्केज एंजाइम, इनमें रुबिस्को एंजाइम नहीं होती, और जो बंडल शीट सेल्स आपने सुने होंगे, बंडल शीट BSC, उनके अंदर आपको रुबिस्को मिलती है C4 प्लांट्स में, ठीक है। तो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड मतलब गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1 दोनों ही करेक्ट है ना, तो हमें बेसिकली थर्ड वाला इसमें आ जाएगा ना, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ना, पेपी तो होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट में जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट दिया वो पेपी तो है, वही तो CO2 एक्सेप्टर है, और C3 पाथवे अगर होता है यहाँ पर C3 तो हम RUBP करते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक है।
तो आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट देखो, इन ओल्ड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन एंड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट अटैक ड्यू टू, ग्रेटर पार्ट जो है सेकेंडरी जाइलम का, इसको हम बोलते हैं हार्टवुड। जो डार्क वुड होता है ना, वो हार्ड वुड होती है। और वो क्यों रेजिस्टेंट होती है आपको पता ही है बेटा, बिना क्वेश्चन पढ़े एक बार चीजों को थोड़ा सा सोचने की कोशिश किया करो कि वो क्यों रेजिस्टेंट होती थी। क्योंकि वो डेड थी, उसमें कंडक्टिंग पार्ट नहीं था, तो उसमें गम, रेजिन, टैनिन, इन सब की एक्यूमुलेशन थी। तो पहला पॉइंट आपको दे रखा है सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर डिपोजिशन इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स। सेकेंड दे रखा है डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन, रेजिन इन द सेंट्रल लेयर ऑफ स्टेम, डिपोजिशन ऑफ सुब्रिन एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स इन द आउटर लेयर ऑफ स्टेम। ऐसे करके कई सारे आपको जो है स्टेटमेंट्स इन्होंने दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया था डार्क ब्राउन किसकी वजह से होता है, जब उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जाके डिपॉजिट होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की सिक्रीशन इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल। नेक्स्ट है डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टेनिन, रेजिन, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है बेटा। सुब्रिन की डिपोजिशन नहीं होगी, सुब्रिन गलत दिया हुआ है। एरोमेटिक कंपाउंड्स भी नहीं होते हैं। टेनिन, गम, रेजिन, एरोमेटिक कंपाउंड इन द पेरिफेरल, पेरिफेरल नहीं बोल रहे हैं, बोलना है ये सेंट्रल पार्ट होता है, तो ये गलत हो गया। वैसे बाकी सब लाइन सही थी इसमें, बाकी बस पेरिफेरल टर्म गलत है। प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स फंक्शनली एक्टिव जाइलम, फंक्शनली इनएक्टिव है, डेड पार्ट होता है ये, तो यहाँ पे पैरेन्काइमा नहीं स्क्लेरेन्काइमा मिलते हैं। तो करेक्ट क्या हो गए हमारे पास, आउट ऑफ ए बी सी डी ई, ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, ए एंड बी आर करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल ऑन द रूट ऑफ एलनस। तो एलनस पे भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो एलनस के लिए तो आपको फ्रैंकिया याद रखना है। फ्रैंकिया जो है एलनस प्लांट में रूट नोड्यूल की फॉर्मेशन करवाता है। और फ्रैंकिया है क्या, फ्रैंकिया एक एक्टिनोमाइसिटीज है। जैसे बैक्टीरिया में आप कैटेगरीज पढ़ते हैं ना, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, है ना, और आप ये बोल सकते हो कौन सा, माइकोप्लाज्मा। वैसे ही एक्टिनोमाइसिटीज एक ग्रुप है जो कि एलनस के साथ मिलता है और उसके आप ये बोल सकते हैं रूट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करता है। ठीक है, और ये एलनस नॉन लेग्यूम है, ये लेग्यूम नहीं है। तो लेग्यूम में तो पी वगैरह आते हैं, ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है। और लेग्यूम्स के साथ कौन सा मिलता है, राइजोबियम। ठीक है, ये याद रखना। थोड़ा सा जब आपको कोई चीज आती है ना, आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो चीजों को लिंक करने की कोशिश किया करो। बेशक इसमें पूछा भी नहीं है कि राइजोबियम वाला बताओ, पी वाला बताओ, लेग्यूम्स का बताओ, तो ट्राई टू लिंक थिंग्स, तो सो दैट आप जब एक क्वेश्चन कर रहे हो आपको साथ साथ पूरा टॉपिक भी रिवाइज हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने एलनस में बोला था फ्रैंकिया, फ्रैंकिया एक्टिनोमाइसिटीज है और एलनस है नॉन लेग्यूमिनस, उसके रूट्स में मिलते हैं। पर हमने रूट्स में और भी तो पढ़ा है, लेग्यूम्स के रूट्स में वो होते हैं कौन, राइजोबियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 जिसमें है डीकॉम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच द डेट्राइटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट 2 है डीकॉम्पोजिशन इज फास्टर इफ द डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। अगर डेट्राइटस लिग्निन और काइटिन में है तो उसमें फास्ट हो जाएगा, और अगर बाकी और किसी में है तो स्लो। तो पहला स्टेटमेंट तो बेटा दे रखा है सही, पर आपको यहाँ पे ये याद रखना है लिग्निन और काइटिन में ये हो जाता है स्लो, और अगर ये प्रोटीन रिच हो या कोई और कंपाउंड रिच हो तो ये हो जाता है फास्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसमें आपका आंसर बनेगा बोथ स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में लिग्निन और काइटिन की जगह पे बाकी प्रोटीन्स और कुछ और कंपाउंड आने चाहिए थे, ये नहीं आने चाहिए, बिकॉज ये प्रोसेस को स्लो करवा देते हैं। प्रोटीन होते हैं या बाकी रिजर्व फूड होता है तो वो उसको फास्ट करा देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, हैबिटेट लॉस, दिस इज ऑल्सो द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। मैंने आपको 3 बता दिए हैं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आते हैं नीट में। हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशी इन्वेजन आर को एक्सटिंक्शन आर कॉजेज ऑफ, किसके कॉजेज हैं ये, बायोडाइवर्सिटी के लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस एक बहुत बड़ा टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी में 12th में। ठीक है, उसके अंदर आपको बोल रखा है बायोडाइवर्सिटी इन 4 चीजों की वजह से होती है, या तो हैबिटेट और फ्रेगमेंटेशन का लॉस हो गया, ठीक है, या ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिया, या कोई बाहर से एलियन स्पीशी आकर इन्वेड करने लग गई, या फिर को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन मींस 2 ऑर्गेनिज्म हमेशा साथ में रहते थे और जब उनमें से एक एलिमिनेट हुआ तो दूसरा अपने आप एलिमिनेट हो गया। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, दिस इज द थर्ड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ नीट 2022, और अगली बार या अब की बार भी आएंगे, पक्का रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हाइड्रोकोलॉइड, ये भी एल्गी वाले पार्ट से, तो आपने एक तो एल्गी वाले से टेबल वाले से क्वेश्चन देखा था और एक ये याद रखना।
हाइड्रोक्लोराइड कैरागीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये रेड एल्गी बनाता है बेटा, रेड एल्गी, ठीक है। रोडोफाइसी ओनली, फियोफाइसी ओनली, क्लोरो एंड फियोफाइसी ओनली, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, तो दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय ओनली रोडोफाइसी, तो इसका आंसर होगा रोडोफाइसी ओनली, ठीक है। एल्गी से दूसरा क्वेश्चन, प्लांट किंगडम चैप्टर देखो कितना बड़ा है, उसमें एल्गी आता है, ब्रायोफाइट, टेरिडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म, सिर्फ एक छोटे से टॉपिक से जो कि एल्गी, उससे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, 8 नंबर का पेपर उससे आ चुका है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय प्लांट फिजियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द प्लांट टिश्यू थ्रू विच, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्या करा गया था, क्यों करा गया था, ये फ्लोएम का पता लगाने के लिए करा गया था, पहली बात तो कि फ्लोएम क्या होता है, कैसे काम करता है, और उसमें हमने एक ही डायरेक्शन देखा था, फ्रॉम स्टेम टू रूट, ठीक है। जब हमने फ्लोएम कट कर दिया तो हम स्टेम से रूट वाले देख रहे थे, तो इसलिए उसको यूनिडायरेक्शनल बोलेंगे। वैसे तो फ्लोएम वर्क बाय डायरेक्शनली, पर उस एक्सपेरिमेंट के कंटेक्स्ट में हमने क्या देखा, एनसीईआरटी की लाइन है, हमने ये देखा कि स्टेम से फूड नीचे नहीं आ पा रहा, वन डायरेक्शन में देखा, ठीक है। फॉर बोथ वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्टेशन ऑस्मोसिस इज ऑब्जर्व्ड, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड एंड फूड, तो मैंने बोला था ये किया गया था फ्लोएम के लिए, तो फ्लोएम में फूड ट्रांसपोर्ट होता है, तो आंसर हो जाएगा फूड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, जाइगोमॉर्फिक कौन से हैं, जाइगोमॉर्फिक में आपके एग्जांपल आते हैं, पी जो एनसीईआरटी में है, बीन, गुलमोहर, केशिया, तो मस्टर्ड, गुलमोहर, केशिया, धतूरा, चिली, तो मस्टर्ड तो ब्रेसिकेसी फैमिली का है, ये नहीं होगा, गुलमोहर होगा, ठीक है। केशिया, केशिया क्या है, ये भी होगा, धतूरा और चिली, पी और बीन होते तो फेबेसी फैमिली आ जाती, बाकी दोनों फैमिली है सोलनेसी, तो इनमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, तो है किसमें, बी और सी के अंदर। अब ऑप्शन देख लेते हैं हमने किस रिस्पेक्ट में उन्होंने पूछा है, यस, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, किसमें मिलेगा, बी एंड सी ओनली, ठीक है, बी एंड सी ओनली, गुलमोहर, केशिया, पी होता है या बीन होता तो वो भी आंसर हो सकता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 16 बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस थ्रू केमियोस्मोसिस, ठीक है। पहला आपको दे रखा है इट इन्वॉल्व्स, हमें ये देखना है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, विच वन इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी, तो फर्स्ट इज मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, केमियोस्मोसिस में अगर हम देख रहे हैं तो स्ट्रोमा से नहीं, ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ जाते हैं, ठीक है, टू द स्ट्रोमा, आप ये बोल सकते हैं। रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2 होता है, तो एनर्जी पक्का रिलीज होती है ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। थर्ड है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, एंड फोर्थ है ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, आप बोल सकते हैं। जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा तब जाकर एटीपी की सिंथेसिस होगी थ्रू केमियोस्मोसिस, क्योंकि एक तरफ जो है मेम्ब्रेन के हाई हो जाते हैं प्रोटॉन्स, एक तरफ कम हो जाते हैं, तो हमें उनको दोनों को इक्वल करना होता है, तब जाकर आपका क्या है, ग्रेडियंट टूटेगा, ग्रेडियंट टूटता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, द डिवाइस, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है बेटा, रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैसे काम करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है ना। द डिवाइस विच कैन रिमूव पर्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में काम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये क्या करते हैं, इनमें एक बहुत बड़ी लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि हाई वोल्ट पे मेंटेन करी जाती है, ठीक है, उस पे सारे डस्ट पार्टिकल आके अटैच हो जाते हैं और उनको वो प्लेट कलेक्ट कर लेती है, ठीक है, तो आंसर होगा फर्स्ट। 18th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, दिस इज फ्रॉम द प्लांट ग्रोथ चैप्टर, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, एनसीईआरटी का ही पार्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, बटर कब भी शो करता है एनसीईआरटी में देखना, मेज नहीं करता, कॉटन एंड कोरिएंडर शो करता है, तो इट्स आंसर विल बी 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA, 12th का क्वेश्चन है, टू प्रोटीन बिगिंस एज सून, कैसे प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, बोथ द सब यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर टू बाइंड विद mRNA, जैसे ही दोनों सब यूनिट्स बाइंड करती है mRNA से, वैसे नो। द tRNA is activated and the large subunit of ribosome encounter the mRNA, tRNA एक्टिवेट होने के बाद पहले आती है बेटा स्मॉल सबयूनिट। थर्ड है द स्मॉल सबयूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स mRNA, एंड फोर्थ आपको दे रखा है द लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स mRNA, ठीक है, तो आपको बताना है कब शुरू होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर आपको बोला है टीआरएनए ने किसको एनकाउंटर किया, टीआरएनए ने जैसे ही एनकाउंटर किया किसको, लार्जर सब यूनिट को, तो वो आती है बाद में, पहले आती है स्मॉलर सब यूनिट, फिर आती है लार्जर सब यूनिट, तो आपका आंसर होगा द सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स mRNA, स्मॉल सब यूनिट जो होती है जैसे ही वो आ जाएगी वैसे ही ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा, लार्जर सब यूनिट आपको नहीं बोलना है क्योंकि वो बाद में आती है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20 देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यूक्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमैटिन, बिल्कुल सही है, ये लूजली पैक्ड होता है। हेट्रोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव बोला जाता है इसको। इनएक्टिव मींस ऐसा नहीं, ये कर नहीं सकता, ये करेगा बट बहुत टाइम लगाता है, इसलिए इसको हम इनएक्टिव बोल देते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, डीएनए के जो है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज, वो हिस्टोन ऑक्टामर जो है पॉजिटिवली चार्ज, उसके चारों तरफ अटैच हो जाता है। हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। अपने पास जो लाइसिन और आर्जिनिन है ना, ये दोनों की दोनों कैसी है, बेसिक अमीनो एसिड है, बेसिक अमीनो एसिड। तो हिस्टोन अगर बेसिक होगा तभी तो वो एसिडिक डीएनए को अट्रैक्ट करेगा, या एसिडिक डीएनए उसको अट्रैक्ट करेगा और उनकी पैकेजिंग हो पाएगी। तो डीएनए हमेशा होता है कैसा, नेगेटिव एंड, आप ये बोल सकते हो नेगेटिवली चार्ज एंड एसिडिक। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये होती है बेसिक एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड, तभी तो वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली आप देखो ई पॉइंट में कह रहे हैं टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 400 बेस पेयर। अगर आपसे बोला जाए कितने बेस पेयर, तो आपको 200 बोलना है। 200 बेस पेयर है और 400 बेसेस है, यहाँ पे बेसेस आना चाहिए था, अलग अलग करेंगे तो। ठीक है, तो करेक्ट कौन कौन से बेटा, एक तो ए करेक्ट है, उसके बाद आपका सी करेक्ट है, डी करेक्ट है, और बाकी सारे क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, ए सी डी। ए सी डी ऑप्शन में है, यस, फोर्थ ऑप्शन ए सी डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 21, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैस्कुलर बंडल्स। ठीक है, वैस्कुलर बंडल के बारे में क्वेश्चन है। इन रूट्स जाइलम एंड फ्लोएम इन अ वैस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन ऑल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई। ठीक है, इन्होंने बोला है कि रूट में जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो अलग अलग में होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, रूट्स के अंदर ये अरेंज होते हैं किस तरह से, ऑल्टरनेट मैनर में ही। इसमें रेडियल बंडल बोले जाते हैं रूट्स के अंदर। ठीक है, कौन से होते हैं, रेडियल बंडल्स। ठीक है, ये वाला पॉइंट तो सही है। नेक्स्ट है, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स डू नॉट हैव कैम्बियम, या डू नॉट पोजेस कैम्बियम। तो अगर क्लोज्ड बोला है तो इसका मतलब बिल्कुल सही है, उसमें कैम्बियम एब्सेंट होती है, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज, इन ओपन वैस्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो ओपन वाले जो होते हैं ना, उनमें एक ही बंडल में जाइलम भी मिलता है और एक ही बंडल में फ्लोएम भी, और बीच में होती है कैम्बियम, तो ये लाइन भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डी है, द वैस्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट स्टेम हैज एंडार्च प्रोटोजाइलम। ठीक है, एंडार्च प्रोटोजाइलम का मतलब है, पहली बात तो आप हमेशा याद रखो, स्टेम के अंदर एंडार्च कंडीशन ही मिलती है और रूट्स के अंदर मिलती है एक्सार्च कंडीशन। ठीक है, तो रूट चाहे स्टेम चाहे कोई भी हो, डाइकॉट हो, मोनोकॉट हो, प्रोटोजाइलम एंडार्च ही मिलेगा। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट देखो, इन मोनोकॉट रूट्स यूजुअली देयर आर मोर देन 6 बंडल प्रेजेंट। सो मोनोकॉट्स के अंदर मोर देन 6 बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ये एनसीईआरटी की लाइन ही है। इसी कंडीशन को हम पॉली आर्च कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, और जैसे मोनोकॉट रूट बोला है ना, अगर इसमें डाइकॉट रूट आता तो हम बोल देते 2 to 4। ठीक है, अब आप देखो जितने भी हैं ए बी सी डी ई, सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इसके नीचे आपको दिया हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन। तो ए बी सी डी ओनली, ये नहीं होगा, ए बी सी डी ई ओनली नहीं, इसमें बी ही नहीं दिया, ए बी डी ओनली नो, हमारे पास तो सारे ही करेक्ट थे ना, ए बी सी डी ई सारे होने चाहिए, बट इसमें ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके आंसर का वो है ही नहीं, जो कि क्या होना चाहिए था, ए बी सी डी ई सब कुछ। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर यहाँ पे इन्होंने एनए दिया है, नॉट एप्लीकेबल, मींस इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, इसके सारे ऑप्शन चाहिए बट इन्होंने आंसर ऑप्शन ऐसा दिया ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के जनरली ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं नीट के अंदर। नेक्स्ट आइए देखो बेटा, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कंपोज्ड ऑफ। तो जो एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड, इंसेक्ट्स वगैरह का, वो किससे कंपोज होता है, वो बना होता है काइटिन से। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ड्यू टू दिस इसकी वजह से ही जो इंसेक्ट है उनका नंबर इतना ज्यादा है अर्थ पे। मेजोरिटी ऑफ द एनिमल्स में क्या है, इंसेक्ट ही होते हैं, मतलब आउट ऑफ 10 एनिमल्स अगर आप देखोगे अर्थ पे 7 जो है वो इंसेक्ट होते हैं। ऐसा क्यों है, बिकॉज देयर नंबर इज वेरी मच हाई ड्यू टू देयर एक्सोस्केलेटन विच इज ऑफ काइटिन विच हेल्प देम टू सर्वाइव अंडर एनी कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, तो कितना नेट गेन होता है। तो नेट गेन तो आपको पता ही है बेटा, नेट गेन आपका क्या रहेगा, ये पूछ रहे हैं व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, तो आपको ये ग्लाइकोलिसिस वाला पार्ट है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस वाला पार्ट है, तो इसके अंदर देखो जो नेट गेन ऑफ एटीपी रहता है वो 2 रहता है ना बेटा, क्योंकि टोटल एटीपी बनते हैं 4 और उसमें से 2 एटीपी कंज्यूम हो जाते हैं, तो नेट गेन रह जाता है 2 एटीपी का ग्लाइकोलिसिस का, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट।
ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग एपोप्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक पाथवे वो पाथवे है जिसमें वाटर का मूवमेंट होगा फ्रॉम द डेड पार्ट्स, ठीक है, जो कि सेल वॉल हो गए या फिर आप ये बोल सकते हैं आउटर साइड से डेड पार्ट्स में से मूवमेंट होता है। तो इसमें बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग एपोप्लास्ट। फर्स्ट है द मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। नो, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कब होगी? जब वाटर या कोई भी सब्सटेंस सेल से मूव करेगा, बिकॉज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। किसका मूवमेंट है ये? साइटोप्लाज्म का। जबकि एपोप्लास्ट के अंदर तो बेटा जो भी चीजें मूव करती है वो बाहर से मूव करती है, वो सेल में तो आती नहीं है। तो वैसे तो यही इसका आंसर होना चाहिए, बट हम बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। एपोप्लास्ट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट। बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू इंटरसेलुलर एंड डेड स्पेसेस ऑफ जो वॉल से होता है, बिल्कुल सही बोल रखा है। द मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये भी बिल्कुल सही है, वो क्रॉस ही नहीं करते सेल मेम्ब्रेन को। तो जब तक सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे बेटा, हम लोग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग उसमें बोल ही नहीं पाएंगे। तो ये जो पॉइंट है फर्स्ट वाला, ये सिम्प्लास्ट पाथवे के लिए सही था, एपो के लिए दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डायडेल्फस कंडीशन। तो डायडेल्फस कंडीशन एनसीईआरटी में दी हुई है पी के अंदर, एक ही एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाइसम सेटिवम। और वैक्सिलरी एस्टिवेशन जो आपने पढ़ी है ना, जिसके अंदर 5 पेटल्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है, 2 विंग्स होती हैं और 2 कील होते हैं, ये भी आपको पी के अंदर ही देखने को मिलती है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा पाइसम सेटिवम। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से है, ये पूछा जाता है बहुत बार कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इट हेल्प्स इन किस किस चीज में? बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ट्रांसलेशन में इसका कोई रोल नहीं होता, जेनेटिक मैपिंग में इसका रोल है, बिल्कुल सही है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी रोल है। बट अगर दोनों चीजें एक ऑप्शन में दे रखी है, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 2 डिफरेंट ऑप्शंस, हम उसी को टिक करेंगे, तो आंसर बन जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के टाइम पर कितनी एनर्जी रिलीज होती है? तो ये जो फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस है ना, इसमें आप लोग पढ़ते हो कि एनर्जी जो रिलीज होती है वो लेस देन 7% है। ठीक है, कितनी, ये याद रखना पड़ेगा आपको डेटा, लेस देन 7% एनर्जी इज रिलीज, और वो बहुत कम होती है। इट इज वेरी लेस कि हम इसको पैक नहीं कर सकते एटीपी में, एटीपी नहीं बन सकता इसको इससे। ठीक है, क्योंकि एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को ट्रैप अगर करना है तो थोड़ी और एनर्जी चाहिए होगी, इसीलिए हम फर्मेंटेशन से नेट गेन कोई काउंट नहीं करते, 0 रहता है। ठीक है, तो याद रखना है, चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो चाहे आपकी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, दिस डेटा विल बी सेम, लेस देन 7%। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं ए बी सी डी ई, और फिर नीचे आपको इनमें से करेक्ट जो है वो आपको चूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला दिया हुआ है, द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगेनविलिया। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि लीफलेट्स नहीं होती हैं, वो एक्सिलरी बर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ लीफलेट एक्सिलरी बर्ड आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक्सिलरी बर्ड फॉर्म स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रिल्स इन cucumber and pumpkin. This is correct, बिल्कुल सही है। स्टेम इज flattened and fleshy in Apuntia and modified to perform functions of leaves. बिल्कुल सही है, फोटोसिंथेसिस के लिए। Next is rhizophora show vertically upward growing roots that helps to get oxygen for respiration. This is also correct, NCERT की लाइन है। Sub aerially growing stem in grasses and strawberry helps in vegetative propagation. तो sub aerially जो होती है ना, मतलब it is they are not very much into the ground or they are not very much above the ground. तो जो ground level पर होती है उसको हम sub aerial बोलते हैं, और ये भी बिल्कुल सही है, strawberry में, grasses में they helps in the vegetative propagation में भी help करते हैं। आगे देखो, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो। तो मैंने आपको जैसे बताया सारे ही सही है इंस्टेड ऑफ ए, तो आंसर हो जाएगा बी सी डी एंड ई। तो ऑप्शन देखो किसमें बी सी डी एंड ई है, तो वो हो जाएगा फर्स्ट आपका। ठीक है, क्योंकि देखो ए तो अपना इनकरेक्ट है, तो ए वाला तो हटा ही दो, जहां जहां ए है उसको हटाओ, हट गया। बाकी में हमारे बाकी भी करेक्ट है, तो ये भी हट जाएगा, ऑड वन आउट निकाल सकते हैं आप इस क्वेश्चन को वैसे भी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रीडेशन। बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इंपैक्टेड। दोनों स्पीशीज नेगेटिवली इंपैक्टेड होती हैं कि नहीं? एक तो पॉजिटिवली है ना, हम ऐसे लिखते हैं ना, प्लस माइनस। प्रिडेशन के लिए हम क्या लिखते हैं? प्लस माइनस, मींस वन इज गेटिंग बेनिफिटेड विच इज बेसिकली द प्रीडेटर, जो प्लस होता है, जिसको फायदा होता है, बेनिफिट। और जो नेगेटिव है, जिसको नुकसान होगा, वो कौन होता है? प्रे। तो ये पहला ही वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, इट इज नेसेसिटेड बाय नेचर ऑफ मेंटेन द इकोलॉजिकल
बैलेंस, ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए होती है, बिल्कुल ठीक है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशी डाइवर्सिटी, ये भी बिल्कुल ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है। इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशी, यस। कई बार क्या होता है ना कि प्रेडेटर बहुत हार्श होते हैं, वो पूरी प्रे को खत्म कर देते हैं। अब प्रे खत्म हो गई तो वो प्रे किसी और का प्रेडेटर थी, तो वो उसका प्रे का नंबर बढ़ जाएगा, तो ऐसे इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इसका आंसर होगा 1, जो कि गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। यस, क्लिस्ट्रोगैमस होते हैं क्लोज्ड फ्लावर, ये कभी भी ओपन ही नहीं होते, तो इनमें हमेशा क्या होगा, ऑटोगैमी। स्टेटमेंट 2 है क्लिस्ट्रोगैमी इज डिसएडवांटेजेस एज देयर इज नो चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। यस, दिस इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि अगर उसमें ऑटोगैमी हो रही है तो उसमें हमेशा ही क्या होगा बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन, वहां तो वेरिएशंस आएंगी ही नहीं। अब आपको इनमें से बताना है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो देखो दोनों ही स्टेटमेंट मैंने करेक्ट बोले, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है, थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड्स इन रीसेंट ईयर्स, application of which of the following phytohormones has resulted in this increased yield as the hormone is known to produce female flower? This line is from NCERT. एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, ये एनसीईआरटी में लिखा है जो इथाइलिन हार्मोन है, इट प्रमोट्स फीमेलनेस इन क्यूक्यूम्बर, जिसकी वजह से मोर प्रोडक्शन हो जाएगा किसका, फ्रूट्स का। क्योंकि आप खुद सोचो, जो भी हार्मोन, फर्स्ट आंसर होगा इसका, इथाइलिन क्या करता है, फीमेल फ्लावर का नंबर ज्यादा बढ़ा देता है। अगर प्लांट में, स्पेशली एनसीईआरटी में लिखा है क्यूक्यूम्बर के अंदर, अगर ज्यादा क्यूक्यूम्बर के फीमेल फ्लावर बनेंगे, तो अगर फीमेल फ्लावर मोर है तो फ्रूट भी तो मोर है, क्योंकि फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से, ठीक है, इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं लाइक मैग्नीज, मैग्नीशियम, बोरॉन, आयरन, ठीक है, और साथ में आपको ना लिस्ट 2 में दे रखे हैं कि वो क्या क्या रोल करते हैं। तो यहाँ देखो, मैग्नीज का जो रोल होता है ये आपको हमेशा याद रखना है, इट इज फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। मैग्नीशियम जो होता है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन, एक्टिवेट द एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन। बोरॉन आपको पॉलन जर्मिनेशन में करना है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। एंड आयरन होता है फॉर द एक्टिविटी ऑफ कैटलेज एंजाइम। तो क्या बनेगा आंसर, मैग्नीज का हो जाएगा फोर्थ। तो ए का फोर्थ किसमें है, दो ऑप्शंस में है, तो आप इन दोनों को तो एलिमिनेट कर दो, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। ए का फोर्थ एंड बी है मैग्नीशियम का 3, तो बी का 3 आपको इसमें दे रखा है, तो बस बाकी आगे देखने की जरूरत ही नहीं, आंसर कर दो टिक, दैट इज फोर्थ आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन? क्या नहीं होता, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होता, बिकॉज होमोलोगस क्रोमोसोम कहां पे यूज होते हैं, मियोसिस में। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिड्स बिल्कुल होगा। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, ये तो दोनों में ही होता है। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, यस, ये भी दोनों में होता है। तो ये पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि एक्चुअल में जाइगोटीन फेज में होता है बेटा, तो जाइगोटीन तो माइटोसिस में है ही नहीं, तो इसीलिए ये काउंट नहीं करना आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34, द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट्स टू हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, नहीं, दिस इज डन बाय साइटोकाइनिन, ये साइटोकाइनिन करता है। सब एनसीईआरटी की लाइन है, एक भी क्वेश्चन अभी तक आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आया बेटा। किल डाइकॉट वीड्स इन द फील्ड, ये तो करता है एनएए, ऑक्सिन। स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस, दिस इज डन बाय जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड इसे करता है। फोर्थ है प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, ये रूट हेयर लिखा है बेटा, ठीक है, रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सरफेस एरिया, यस, दिस इज द लाइन इन एनसीईआरटी फॉर द फंक्शन ऑफ इथाइलिन। इन्होंने हार्मोन का नाम नहीं बताया, बट आपको पता है गैसियस हार्मोन कौन सा है, इथाइलिन। सो आंसर विल बी फोर्थ। सो ये सारे क्वेश्चन है बेटा आपकी सेक्शन ए के, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे, जो आपकी चॉइस होती है, ठीक है, जिसमें से आप कोई भी एनी 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो वो है, सबसे पहले 35th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैच द प्लांट विद द काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इट एग्जिबिट। तो स्पायरोगायरा में कैसी लाइफ साइकिल है, स्पायरोगायरा जो है इट इज एन एल्गी, तो इसमें होती है हैप्लॉन्टिक, एक बार हम लिख लेते हैं फिर आगे चूज करने में फायदा हो जाएगा। फर्न्स टेरिडोफाइट है, इनमें होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। फ्यूनेरिया इज ऑल्सो मॉस, तो इसमें भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। साइकस इज जिम्नोस्पर्म, जिसमें होती है डिप्लॉन्टिक, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास यहाँ दिया है डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट वेस्कुलर प्लांट्स विद हाईली रिड्यूस्ड मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट। तो हाईली रिड्यूस्ड मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट तो जिम्नो एंड एनजियो में होते हैं, तो ये तो हो जाएगा साइकस का, डी का 1। डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गेमेटोफाइट, डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग है,
तो जिसमें हैप्लॉइड फ्री लिविंग होता है, डोमिनेंट होता है वो, ठीक है, डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग तो हो जाएगा एल्गी वाला, ठीक है। तो हमने 2 का देख लिया, बाकियों का हम आगे देख लेंगे। जो बचे हैं, जैसे कि इसमें बोला है डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जिसमें डोमिनेंट होता है वो है फंस, और जिसमें डोमिनेंट हैप्लॉइड होता है वो है आपका फ्यूनेरिया, मॉसेस वाला पार्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है सी साइकिल डी का हो गया 1 और ए का हो गया 2, डी का 1 ए का 2, ए का 2 2 में दे रखा है तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, ए का 2 दे रखा है एक तो इसमें और इसमें, ठीक है, ठीक है। सॉरी बी, जो बी है ना, फन, फन का हो गया कौन सा वाला, थर्ड वाला है ना, फन का है ये वाला ना, हमने ये लिखा है फन, और दिस इज फॉर फ्यूनेरिया, तो ये है बी का 3 जिसमें होगा वो आंसर हो जाएगा आपका, बी का 3 है इसमें, तो ये आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, फ्रूट का डायग्राम बना रखा है एप्पल का, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट लेबल्ड इन द डायग्राम गिवन मेक्स इट्स अ फॉल्स फ्रूट, मतलब विच ऑफ द पार्ट, कौन सा ऐसा पार्ट है जो इसको फॉल्स बना देता है। तो ये देखो, पहले तो आप सबकी लेबलिंग कर लो ताकि आपको दिक्कत ना हो इसको समझने में, कि जो सी पार्ट होता है ना, ये होता है थैलेमस, जो इसको एडिबल होता है ना। डी पार्ट जो आपको दिखा रखा है, डी पार्ट है बेटा आई थिंक इसकी ओवरी, उसके अंदर बी पार्ट है इसकी सीड, है ना, और ए पार्ट है शायद मीजोकार्प, क्योंकि लेबलिंग बहुत क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, जो सी है इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो इसको फॉल्स फ्रूट बनाता है, ये पूछा हुआ है। तो फॉल्स फ्रूट क्या होता है, जिसमें कि फ्रूट किसी भी पार्ट से बने अदर देन, आप बोल सकते हैं ओवरी से, तो वो पार्ट कौन सा है जो कि एडिबल होता है, यहाँ पे सी, थैलेमस, तो वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सेलरेट फॉस्फोरस साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल सल्फर साइकिल में पक्का क्वेश्चन नीट में आता ही आता है, ये आप याद रखना, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रेनफॉल एंड स्टॉर्म्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी, कहां से ये होता है, तो ये रॉक्स के अंदर मिलता है फॉस्फोरस, एनसीईआरटी में गिवन है इन द चैप्टर ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज वाले में, तो वेदरिंग से ये आता है, ठीक है, ये इसका मेन आंसर है। 38th क्वेश्चन देखना, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ये सब दे रखे हैं, टीलोसेंट्रिक। सो मेटासेंट्रिक वो होते हैं जिसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में होता है एंड बोथ दी आर्म्स आर इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि सेंट्रोमियर इन द मिडल एंड 2 आर्म्स आर इक्वल, ये हो जाएगा ए का हो गया हमारे पास, हम लिख लेते हैं ए का हो गया थर्ड वाला, ये रहा ना, सेंट्रोमियर इन द मिडल एंड फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स। एक्रोसेंट्रिक होता है सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट टू मोर वेरी क्लोज टू द एंड एंड वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन एक्सट्रीमली लॉन्ग, ये इसका हो जाएगा। सब मेटासेंट्रिक होता है जिसमें कि सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, जिससे वन शॉर्ट आर्म एंड वन लॉन्ग आर्म होती है, ये वाला हो जाएगा दिस पार्ट। और टीलोसेंट्रिक का हो जाएगा ये वाला जिसमें सेंट्रोमियर एकदम एंड पर है। सो हमें क्या करना है, मेटासेंट्रिक का 3, एक्रोसेंट्रिक का हमें 1, तो 3 जिसमें 3 है और बी, एक ही ऑप्शन में ए का 3 दे रखा है, तो आप बिना सोचे समझे बाकी ऑप्शंस को कैंसिल आउट करके आंसर टिक कर सकते हैं, थर्ड आंसर, ठीक है। Question number 39 है, the anatomy of springwood shown some peculiar features. Identify the correct set of statement about springwood. Springwood के बारे में है. It is also called early wood. Yes, spring season में जो wood बनती है उसको early wood भी बोला जाता है. ठीक है, इन स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम प्रोड्यूसेस जाइलम एलिमेंट्स विद नैरो वेसल, नैरो वेसल्स नहीं होते बेटा, इस टाइम पे ना वैस्कुलर की एक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, वैस्कुलर कैम्बियम, तो वो जो एलिमेंट्स बनाती है ना वो ब्रॉड ल्यूमेन वाले बनाती है, सो दैट कंडक्शन बहुत ज्यादा हो। पर जो लेट वुड होती है या ऑटम वुड होती है उसमें ना गम रेजिन टेनिन डिपॉजिट होने लग जाता है, तो वो अपने आप नैरो हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यहाँ पे ब्रॉड आना चाहिए था। लाइटर इन कलर बिल्कुल सही दिया हुआ है। स्प्रिंग वुड अलॉन्ग विद ऑटम वुड शोन ऑल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग फॉर्मिंग एनुअल रिंग, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। इट हैज लो डेंसिटी, ज्यादा डेंस नहीं होती है, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। तो करेक्ट कौन कौन से हैं, करेक्ट इसमें बस बी को छोड़ दो, बाकी सारे करेक्ट है इसके अंदर, तो ए सी डी एंड ई इज द आंसर, ठीक है। Question number 40 देखो, given below are two statements, one is labeled as assertion and another is labeled as reason, ठीक है। assertion में दिया है Mendel law of independent assortment does not hold good for the genes that are located closely on the same chromosome, मतलब कि ये लिंकेज के बारे में बोल रहे हैं, है ना, तो लिंकेज वाला जो पार्ट है वो तो इसका एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का तो वैसे भी एक्सेप्शन है वो। नेक्स्ट है क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, जो जीन बिल्कुल पास में होती है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करती है, ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं।
तो जो पहले वाला स्टेटमेंट उन्होंने बोला है, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लिंकेज के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होता, लिंकेज उसकी एक्सेप्शन है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। बट सेकंड में जो बोल रहे हैं ना, क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, अगर कोई भी जीन क्लोजली रिलेटेड है तो वो लिंक्ड जीन है। लिंक्ड जीन्स थोड़ी असॉर्ट करती है इंडिपेंडेंटली, वो तो हमेशा साथ में जाती है, टुगेदर जाती है। दैट मीन्स रीजन इज इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41 देखो बेटा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन लिपिड्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड। लेसिथिन जो आपको मिलती है ये ग्लाइकोलिपिड नहीं है, ये फॉस्फोलिपिड होती है। ठीक है, तो पहला वाला ही स्टेटमेंट गलत। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती है उनमें कार्बन बॉन्ड्स नहीं होते बेटा, ये गलत दे रखा है। ठीक है, गिंगले ऑयल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर। जो गिंगले ऑयल होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो इसलिए वो जमता नहीं है, वो ऑयल की तरह ही रहता है, ये बिल्कुल ठीक है। लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये भी बिल्कुल ठीक है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। व्हेन फैटी एसिड इज एस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड्स आर फॉर्म, दिस इज आल्सो करेक्ट। जब हम फैटी एसिड्स को तोड़ते हैं तो ग्लिसरॉल के साथ हम उसको एस्टरिफाइड करते हैं, तो हमारे पास मोनोग्लिसराइड्स बनते हैं। तो हमारे पास करेक्ट कौन से हो गए, सी, डी और ई, और ए और बी हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, what is the role of large bundle sheath cells are found around the vascular bundle in C4 plants? तो बंडल शीथ सेल्स जो होते हैं ना, उनके अंदर क्या चलती है बेटा, हमारी रुबिस्को काम करती है और C3 साइकिल चलती है। टू इनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर, नो, हाई टेम्परेचर से इसका कोई लेना देना नहीं है। टू प्रोटेक्ट द वैस्कुलर टिश्यू फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी, नहीं। ठीक है, टू प्रोवाइड द साइट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन तो C4 प्लांट्स में होता ही नहीं है। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ कैल्विन साइकिल, तो मैंने कहा था ना C3 साइकिल चलाने के लिए इनके पास लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो दिस इज करेक्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको याद रखना है कि C3 साइकिल की साइट होती है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द एंटायर फ्लीट ऑफ बसेस इन दिल्ली वर कन्वर्टेड टू सीएनजी फ्रॉम डीजल। इन रेफरेंस टू दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इट इज चीपर देन डीजल, ये बिल्कुल सही है। इट कैन नॉट बी अडल्ट्रेटेड लाइक डीजल, ये भी करेक्ट है। सीएनजी बर्न्स मोर एफिशिएंटली देन डीजल, दिस इज आल्सो करेक्ट। द सेम डीजल इंजन इज यूज्ड इन सीएनजी बसेस टू मेक इट कॉस्ट कन्वर्जन लो, नो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर के सारे सही है बेटा, सो आंसर होगा इसका फोर्थ, ये इनकरेक्ट है। एडिशन ऑफ मोर सोल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन विल, क्या करेगा, अगर हम सोल्यूट डालते रहेंगे सोल्यूशन में, सोल्यूट आप बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब है सॉल्वेंट कम होगा, पानी कम होगा, वाटर पोटेंशियल कम जाएगा ना उसका। मेक इट्स वाटर पोटेंशियल जीरो, नो, वाटर पोटेंशियल तो जीरो तो मैक्सिमम होता है। नॉट अफेक्ट दी वाटर पोटेंशियल एट ऑल, ये भी नहीं है, चेंज तो आएगा ही। रेज इट्स वाटर पोटेंशियल, नो, रेज नहीं होगा। रेज तब होगा जब वाटर की कंसंट्रेशन बढ़े, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अगर बढ़ेगी तो वो होगा, जबकि यहाँ तो सॉल्वेंट कम हो रहा है, तो इट विल लोअर द वाटर पोटेंशियल, फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 46 देखो, ट्रांसपोजोन्स कैन बी यूज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो ट्रांसपोजोन्स हम बेसिकली यूज करते हैं इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, आपने वही पढ़ा है। ऑटो रेडियोग्राफी नहीं है, जीन सीक्वेंसिंग नहीं है, जीन साइलेंसिंग नहीं होता, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, वहां पे हम इनको यूज कर सकते हैं, और इनको हम बोलते हैं जंपिंग जीन्स, जंपिंग जीन्स होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखो, व्हाइल एक्सप्लेनिंग इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन ऑफ पॉपुलेशन, साइन आपको दे रखे, प्लस साइन इज असाइन फॉर बेनिफिशियल इंटरैक्शन, माइनस साइन किसके लिए होता है, डेट्रीमेंटल के लिए, एंड जीरो होता है फॉर न्यूट्रल रिएक्शंस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरैक्शन कैन बी असाइन प्लस फॉर वन स्पीशीज एंड माइनस फॉर अनदर स्पीशीज इन्वॉल्वड इन इंटरैक्शन? तो प्लस और माइनस बताना है आपको किस में होता है। तो कमेंसलिज्म के अंदर क्या होता है बेटा, कमेंसलिज्म में दोनों जो इंडिविजुअल है उनमें से एक को फायदा होता है, दूसरा अनहार्म्ड, अन्यूट्रल, तो वन प्लस जीरो होता है उसका। कंपटीशन के अंदर क्या होता है, माइनस माइनस, प्रेडेशन में प्लस माइनस, एंड अमेंसलिज्म में माइनस जीरो। ठीक है, दोनों का ही नुकसान होता है कंपटीशन में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें बताना था प्लस एंड माइनस वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेडेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर कोई जेनेटिस्ट है, ही यूजेस द ब्लाइंड अप्रोच फॉर सीक्वेंसिंग द होल जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉलोड बाय असाइनमेंट ऑफ फंक्शन टू डिफरेंट सेगमेंट्स, द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड बाय हिम इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे हम उस मेथोडोलॉजी को, उसको सीक्वेंस पता करने के लिए बोला है आपको, सीक्वेंसिंग। तो सीक्वेंसिंग के लिए जो एनसीईआरटी में टर्म है दैट इज सीक्वेंस एनोटेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, ईएसटीज नहीं होंगे, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, ये तो हमारे को हेल्प करते हैं पता करने के लिए कि कैसा डीएनए है, कैसे सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस एनोटेशन से हम सीक्वेंसिंग का पता लगा सकते हैं। तो आंसर इज 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑटोजोमल लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। ऑटोजोमल लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट कौन सा होगा वो आपको याद रखना है। तो हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड, ये तो होगा नहीं। थैलेसीमिया इज ऑटोजोमल रिसेसिव। सिकल सेल एनीमिया इज ऑल्सो ऑटोजोमल रिसेसिव। एंड बायोटोनिक होता है ऑटोजोमल डोमिनेंट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं बॉटनी सेक्शन के नीट 2022 पेपर के। बाकी का जो पेपर है जोलॉजी सेक्शन वो भी जरूर डिस्कस किया जाएगा, और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ में 2021 का पेपर, 2020 का पेपर जो आया था वो भी डिस्कस करूंगी। ये पेपर देख के ना आपको एक आइडिया हो गया होगा कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन रिपीट है, कितने टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो उन पे जरूर फोकस करिए। जो भी टॉपिक्स इस पेपर में पूछा गया है, कोई भी क्वेश्चन, वो बिल्कुल छोड़ के मत जाना, वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरह की और वीडियोस आती रहेंगी चैनल पे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।